हेलो दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग थ्योरीज ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। तो पहला वाला हमारा एमसीक्यू है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो ऑलरेडी हम रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, वी हैव ऑलरेडी टेकन 2 डिफरेंट क्लासेस। आप एप्लीकेशन के अंदर जाके अभी तक नहीं देखे हो तो फिर जाके देख सकते हो। तो आज जो और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो भी थ्योरीज़ हैं वो भी बात करेंगे, और जो ऑलरेडी हम बात किए हैं रिगार्डिंग डिफरेंट थ्योरीज़, यहाँ पे वो एमसीक्यूज़ हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर कुछ नया थ्योरीज आ रहा है वो भी हम थ्योरी डिस्कशन करेंगे। सो हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? सो आंसर विल बी यस, फ्रेडरिक टेलर। अगर बात करें रिगार्डिंग द हेनरी फेयोल, तो हेनरी फेयोल अगर बात करें वो है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के मतलब क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के रिगार्डिंग बताए हैं। सो हम जानते हैं हेनरी फेयोल को रिगार्डिंग द 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। बेसिकली अगर बात करें हेनरी फेयोल के रिगार्डिंग तो वो है बोला जाता है द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोसेस एंड मॉडर्न मैनेजमेंट। सो हेनरी फेयोल को बोला जाता है व्हाट? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, या फिर बोल सकते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस या मॉडर्न मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट। सो द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रोसेस या फिर मॉडर्न मैनेजमेंट, आंसर विल बी द हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल बताए हैं रिगार्डिंग क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के रिगार्डिंग नहीं बताए हैं। सो हेनरी फेयोल वो बताए हैं क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के अंदर जब हम पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, इसके अंदर हम लोग पढ़े थे नंबर 1 हम लोग बात किए थे रिगार्डिंग हेनरी फेयोल थ्योरी, हम लोग बात किए थे मैक्स वेबर थ्योरी, मैक्स वेबर थ्योरी, एंड नंबर 3 हम लोग बात किए थे रिगार्डिंग जेम्स मोनी थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है एप्लीकेशन के अंदर, जाके देख सकते हो। सो द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के अंदर हेनरी फेयोल वाला आता है, तो हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? डेफिनेटली हेनरी फेयोल इज़ नॉट द आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज लुथर गुलिक and Frederick Taylor is definitely the father of scientific management, and Harrington Emerson, ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के रिगार्डिंग बताए हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर ना हम लोग पढ़े थे 3 डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हम लोग पढ़े थे 3 चीज़ें या 3 थ्योरीज। क्या? एक है फ्रेडरिक टेलर का थ्योरी हम लोग पढ़े थे, या FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर जिसे बोलते हैं। सेकंड हम लोग बात किए थे गैंट हेनरी थ्योरी, एंड नंबर 3 हम लोग बात किए थे हैरिंगटन एमर्सन थ्योरी। सो ये तीनों साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देन आंसर इज योर फ्रेडरिक टेलर, राइट। नाउ द ऑप्शन बी रिगार्डिंग द लूथर गुलिक, जो इम्पोर्टेंट है और हमें जानना बिल्कुल ज़रूरी है। सो ये क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के रिगार्डिंग मतलब एक पार्ट है, ये बोल सकते हैं लूथर गुलिक का थ्योरी। सो लूथर गुलिक बेसिकली वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेनरी फेयोल एंड FW टेलर, दोनों से इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, सो ये क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के रिगार्डिंग बताए हैं लूथर गुलिक का जो थ्योरी है। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है जो हमें बिल्कुल जानना चाहिए लूथर गुलिक के रिगार्डिंग? सो लेट्स टॉक अबाउट रिगार्डिंग द लूथर गुलिक। जो हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा इम्पोर्टेंट, वो लूथर गुलिक के रिगार्डिंग समझते हैं। लूथर गुलिक के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बेसिकली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा। सो हैज़ बीन गिवन theories based on the classical organizational theory जो कि लूथर गुलिक ने बताए हैं, एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय
नंबर 1 F.W. Taylor एंड नंबर 2 हेनरी फेयोल। ये दोनों से इन्फ्लुएंस होके जो थ्योरी बनाए, वो थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया कि देर आर 10 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इनके थ्योरी के अंदर ये बताएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं बता के जाऊंगा, वो है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। लुथर गुलिक ने बताया देर आर 10 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो क्या क्या, जैसे हेनरी फेयोल ने बताए हैं देर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट, वैसे यहाँ पे लुथर गुलिक ने बताए देर आर 10 डिफरेंट principles of the management. So what is the number 1? Number 1 is division of work. Division of work on specialization, or you say specialization, right? Number 2, departmental organization. Departmental organization. Number 3, coordination through hierarchy. Coordination through hierarchy. Number 4, coordination through committees. Number 5 is a delegation of the work. Then number 6 principle as per the Luther Gulick is deliberate coordination. Deliberate coordination. Number 7, decentralization. Number 8 is unity of command. Unity of command. And number 9, line and staff. Number 10, span of control. So these are 10 basic principles of management given by the Luther Gulick, right? Chalo. So he has given the theory of departmentalization for division of the work, and based on that there are 4 P's of the Gulick. So departmentalization मतलब मान के चलते हैं एक बड़ा वाला ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन को हम एक डिपार्टमेंट जैसा अगर समझें तो इसमें क्या हो जाएगा ना, बवाल होगा। मतलब हर एक डिपार्टमेंट काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलते हैं एक इंस्टीट्यूट के अंदर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग रहता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल स्कूल मान के अगर चलें तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग सा रहता है, ठीक है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट अलग सा रहता है, ठीक है। सिक्योरिटी वाला डिपार्टमेंट अलग सा रहता है, एंड टीचिंग डिपार्टमेंट अलग सा रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोल दूं अगर सबको मिला दूं तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इंटरमिक्स होगा तो मुश्किल है। तो हर एक डिपार्टमेंट को अगर हमें मतलब अलग अलग कर दें, इसे बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे एक हॉस्पिटल पकड़ लेते हैं, वहाँ पे हमारा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट अलग से काम करता है, देन ओबी डिपार्टमेंट अलग से काम करता है, तो वैसे ही एंड मान के चलें जैसे एचआर अलग से काम करते हैं, एचआर का काम अलग है, राइट। तो मतलब क्लिनिकल एरिया में जो काम करते हैं नर्सिंग ऑफिसर का, इनका भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। सो यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन होने से क्या होता है ना, वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्किल अच्छा से डेवलप कर सकते हैं, या स्पेशलाइजेशन हो जाता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, तो इसमें स्किल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होगा, स्किल बढ़ने से ज़्यादा एफिशिएंसी या ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा। तो ये एज पर द लुथर गुलिक है। तो यहाँ पे लुथर गुलिक ने बोला रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, एज पर द लुथर गुलिक ही टोल्ड रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब एक इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट होना जरूरी है। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, राइट।
सो जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट वो अकाउंट्स का काम करेगा, HR डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। तो अगर एक बंदा ना हर चीज़ करेगा तो फिर मुश्किल है, तो डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है, और अलग अलग काम करेंगे तो स्पेशलाइजेशन का वो डिपार्टमेंट में हो सकता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लूथर गुलिक, एंड बेस्ड ऑन दैट देर आर 4 P's ऑफ गुलिक, 4 P's ऑफ गुलिक। एंड जो डिपार्टमेंटलाइजेशन उन्होंने किया था, तो वो डिपार्टमेंटलाइजेशन के लिए 4 P's को फॉलो किया जाता है। सो नंबर 1, द फर्स्ट P इज कॉल्ड पर्पोज। पर्पोज मीन्स द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, function of organization. Number 2, the next P stands for process, right? Process means the skill of the client or skill of the workers. Number 3, person मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं, इंडिविजुअल या फिर क्लाइंट। नंबर 4 इज द प्लेस, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, वो एरिया ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सो दैट देयर विल बी प्रोडक्टिविटी। सो द 4 P's ऑफ द गुलिक आर द पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड द प्लेस। उनका थ्योरी में ये भी बताएगा रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बताया गया। एंड बेस्ड ऑन द लूथर गुलिक, जो कि 1935 में बताए रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उनके हिसाब से सबको पता है रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लूथर गुलिक ने क्या बोला था रिगार्डिंग द पोस्ट कर्व, राइट? पोस्ट कर्व was coined by the Luther Gulick in 1935. So based on that, the P stands for planning, O stands for organizing, right? And A stands for staffing. These are the functions of the management. मैनेजमेंट का काम है प्लान करना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करेगा, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, मतलब ऑर्गेनाइजिंग मतलब हो सकता है कि ह्यूमन रिसोर्सेस हो या फिर मटेरियल रिसोर्सेस हो, मनी, वो सारा ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग। एंड देन D मतलब डायरेक्टिंग, एंड CO मतलब कोऑर्डिनेटिंग, R stands for reporting, and B stands for budgeting. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ पोस्ट कर्व का R मतलब क्या है? R stands for reporting, ठीक है? तो वैसे हेनरी फेयोल का भी जो फंक्शंस हम लोग पढ़े थे रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन हेनरी फेयोल के हिसाब से क्या क्या फंक्शंस था? वो था नंबर 1 P। हम लोग ये भी निमोनिक जैसा याद रख सकते हैं, याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। उन्होंने बोला था रिगार्डिंग PCOD, दिस इज नॉट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, राइट? एंड C स्टैंड्स फॉर कंट्रोलिंग, एंड O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, and D stands for directing. This is given by the Henry Fayol, but post curve was given by the Luther Gulick. This is by Luther Gulick. You have to remember this. And then as per the Kunz and O'Donnell, Kunz and O'Donnell, the functions of management are the PCODs. ऐसे याद रख सकते हैं PCODs. The P stands for again planning, and C stands for is for controlling, and O stands for organizing, and D stands for directing, and S stands for staffing. So have to remember कि कौन क्या क्या चीज़ें बोले थे। तो
तो हेनरी फेयोल बोले रिगार्डिंग पीसीओडी, कुंज एंड ओडोनेल रिगार्डिंग द पीसीओडीज, यहाँ पे स्टाफिंग के कार्ड हो गया, एंड लुथर गुलिक ने बोले पोस्ट कर्व, POSD CORB, P stands for planning, organizing, staffing, and then D directing, CO stands for coordinating, and R stands for reporting, and B stands for the budgeting. So these are the functions of management based on Luther Gulick, Henry Fayol and Kunz O'Donnell. राइट, चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ पे लुथर गुलिक के रिगार्डिंग तो समझ में आ गया, जो कि क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के बारे में बताए हैं. तो ये डेफिनेटली इज़ नॉट going to be the scientific father of scientific management. Henry Fayol is not also the answer, and we have two different scientific management theories that we know is the Frederick Taylor and Harrington Emerson. So Harrington Emerson ये father of scientific management नहीं है, but Frederick Taylor is the right answer for this. So let's move to the next MCQ. Which among the following is the leadership theory? इनमें से कौन सा है जो कि लीडरशिप थ्योरी है? तो हम लोग ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग बात किए हैं, रिगार्डिंग द थ्योरीज ऑफ एक्स एंड वाई, इक्विटी थ्योरी, चेस्टर बर्नार्ड थ्योरी, टाइम एंड मोशन स्टडी. टाइम एंड मोशन स्टडी के रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा बहुत बताए हैं, थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई बताए हैं, ये दोनों हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं. सो व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस? विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीडरशिप थ्योरी? इनमें से कौन सा है जो कि लीडरशिप थ्योरी का मतलब एक लीडरशिप थ्योरी है? सो व्हाट इज आंसर? आंसर इज ऑप्शन ए, द थ्योरी एक्स एंड वाई. यहाँ पे और एक थ्योरी है जिसे बोलते हैं थ्योरी जेड करके, हम लोग बात नहीं की है, अभी बात करेंगे इसके रिगार्डिंग भी. सो थ्योरी एंड एक्स एंड वाई वॉज गिवन बाय द मार्क ग्रेगर. मार्क ग्रेगर हैज प्रपोज्ड द थ्योरी एक्स एंड वाई, ठीक है ना, हु वाज द स्टूडेंट ऑफ अब्राहम मास्लो. एक्स बोलता है मतलब जो लीडर या मैनेजर बिलीव ऑन द थ्योरी एक्स, वो बिलीव करता है नेगेटिव टाइप. सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नेगेटिव टाइप के हैं, वो ज़्यादा काम करने के लिए पसंद नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं, तो उनको ज़्यादा मॉनिटरिंग सुपरविज़न चाहिए. वो एक्स थ्योरी वाले मतलब जो लीडर हैं जो बिलीव करते हैं एक्स थ्योरी के ऊपर, वो मानते हैं कि एम्प्लॉई ठीक से काम नहीं करते, वो अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको क्लोज मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन चाहिए, उनको रिवार्ड पनिशमेंट चाहिए मोटिवेशन के लिए. तो इनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता मैनेजर और मतलब बिटवीन द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर. थ्योरी वाई वाले, यहाँ पे एक्स को मैंने ये बोला था, एक्स मतलब ये मान के चलो नो, नेगेटिव, राइट. एंड वाई थ्योरी जो है ना, यहाँ पे याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ. वाई स्टैंड्स फॉर येस. येस मतलब दिस आर गोइंग टू बी द पॉजिटिव टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, दे यूज टू एन्जॉय द वर्क एंड दे मतलब वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनको ज़्यादा सुपरविजन नहीं चाहिए, एंड मतलब वो मोटिवेट हो जाते हैं. जैसे एक्स वाले लोग होते हैं, उनको रिवार्ड पनिशमेंट देने से वो मोटिवेट होते हैं. यहाँ पे ज़्यादा पावर देने से लोगों को वो मोटिवेट हो जाते हैं और उनको ऑटोनॉमी चाहिए. वाई थ्योरी वाले एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमी चाहिए, उनको थोड़ा सा मतलब पावर दे देंगे तो वो ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, और उनको ऑटोनॉमी चाहिए फॉर डिसीजन मेकिंग, और वो मोटिवेट हो जाते हैं. सो दिस आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द थ्योरी एक्स एंड वाई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट इज द टाइम मोशन स्टडी, इक्विटी थ्योरी एंड चेस्ट बर्नार्ड थ्योरी, राइट. एंड उससे पहले और एक इम्पोर्टेंट थ्योरी जो हम लोग अभी तक बात नहीं की है, दैट इज योर थ्योरी जेड, ठीक है. सो व्हाट इज थ्योरी जेड? दिस इज नॉट at all related to theory x and y, ठीक है. It was been proposed by the William Auchi, ठीक है, विलियम आउची. और ये एक अमेरिकन हैं जो कि बेसिकली मतलब ये प्रपोज किए थे कि जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े कंपनीज़ हैं अमेरिका में, वो ज़्यादातर जापानीज़ कंपनी के तरह मतलब वो इस्टेब्लिश्ड नहीं थे. तो क्या डिफरेंस था जो मतलब जापानीज़ मैनेजमेंट है और अमेरिकन मैनेजमेंट है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस था, इसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया और ये बताया कि जापानीज़ कंपनी जो सक्सेसफुल हैं, बड़े बड़े कंपनी, उनका क्या प्रिंसिपल था मैनेजमेंट के अंदर. उन्होंने नहीं ये देखा कि
मतलब बेसिकली जो कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े कंपनी जापान का, वो क्यों सक्सेसफुल हुए और अमेरिकन कंपनीज उतने बड़े क्यों नहीं हुआ। तो वो उसके ऊपर रिसर्च किया और फाइंड आउट किया कि क्या क्या लैकिंग्स हैं, और उनको फिर करेक्ट करके उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिया कि ये सजेशन से अगर मानोगे तो फिर जो कंपनीज़ हैं अगर जापानीज़ प्रिंसिपल को मानेंगे तो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट्स होगा, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। सो क्या क्या वो थ्योरीज जेड के अंदर बताए हैं वो चीज़ हमें यहाँ पे पढ़ना है। सो इट वॉज बिन प्रपोज बाय द थ्योरी जेड वॉज प्रपोज बाय द विलियम माउची, जो कि एक कम्बिनेशन ऑफ जापानीज एंड अमेरिकन मैनेजमेंट फिलोसफी का कम्बिनेशन था। सो द कम्बिनेशन ऑफ दिस इज बिन प्रपोज बाय द विलियम माउची बाय कम्बिनेशन ऑफ जापानीज and American management philosophy. American management philosophies, ये फिलोसॉफीज़ के ऊपर, मतलब अमेरिकन और जापानीज़ मैनेजमेंट कैसे काम करता है, उनका फिलोसॉफी क्या था, उसको बेस करके उन्होंने ये थ्योरी जेड प्रपोज किया। सो ये एक बुक लिखे, अ थर्ड द बुक, जहाँ पर ये थ्योरी जेड के बारे में बताए। वो थ्योरी जेड के रिगार्डिंग जो बुक में लिखा था वो एक मतलब इम्पोर्टेंट बुक था, और बेस्ड ऑन दैट द अमेरिकन मैनेजमेंट को कैसे चैलेंज करना था, जो जापानीज़ इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़, बड़े बड़े कंपनीज, सक्सेसफुल कंपनीज़ हैं, उनमें क्या खासियत था जापानीज़ कंपनीज़ में, वो ये बुक में बताया गया। सो द बुक का नाम जो था वो था थ्योरी जेड, हाउ अमेरिकन मैनेजमेंट can meet the Japanese challenge। ये था बुक का नाम, जो कि थ्योरी जेड के बारे में इसी बुक में लिखा गया है। और ये भी बताया गया कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द अमेरिकन मैनेजमेंट एंड द जापानीज मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे रिगार्डिंग द अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन एंड द जापानीज ऑर्गेनाइजेशन और द मैनेजमेंट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था। नंबर 1, अगर बात करें अमेरिकन और जापानीज़ के बीच में डिफरेंसेस, जापानीज़ कंपनी ज़्यादातर सक्सेसफुल थे और अमेरिकन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। तो वो क्या था रीज़न, अमेरिकन मैनेजमेंट थोड़ा जो एम्प्लॉय के लिए शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट देता था, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब कम टाइम के लिए काम करते थे एम्प्लॉयज़। कम टाइम इन द सेंस, मतलब ये नहीं कि वर्किंग आवर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कंप्लीटली थ्रू आउट देयर लाइफ वो कितना टाइम के लिए काम करते थे, वो था शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट। एंड जापानीज़ का था लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। राइट। एंड जब अमेरिकन कंपनीज़ के रिगार्डिंग बात करें, कभी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर कोई डिसीजन लेना हो तो वहाँ पे सारे इंडिविजुअल डिसीजन लेते थे, मतलब एक आदमी आया वो डिसीजन लेके चला गया। इंडिविजुअल मतलब वो मैनेजमेंट का एक ही पर्टिकुलर डिसीजन था, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। लेकिन यहाँ पे जापानीज़ मैनेजमेंट जो है वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग था, मतलब एक ग्रुप ऑफ मैनेजर्स बैठेंगे और सबका ओपिनियन लिया जाएगा और फिर डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता है, तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इसलिए जापानीज़ लोगों का थोड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग जो भी डिसीजन मेकिंग होता था वो स्ट्रॉन्ग था। और अमेरिकन कंपनीज़ की अगर बात करें, इन लोगों ने रैपिड इवैल्यूएशन सिस्टम बनाया था फॉर एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी के लिए हो या फिर एम्प्लॉई इवैल्यूएशन के लिए हो, रैपिड इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन दे देते थे। लेकिन जापानीज़ कंपनी का था वो क्या, वो स्लो इवैल्यूएशन थोड़ा अच्छा से करते थे, टाइम लेके, स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और भी बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स हैं, मतलब फिलोसॉफीज़ हैं रिगार्डिंग अमेरिकन एंड द जापानीज़ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि अमेरिकन एंड जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता था। और ये सारे स्टडी करने के बाद जो जेड थ्योरी में फीचर्स बताया गया कि ये प्रिंसिपल्स अगर तुम फॉलो करोगे तो फिर
जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अमेरिका में या फिर इंडस्ट्री में, अमेरिकन इंडस्ट्री में, वो थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेगा. सो व्हाट आर द प्राइमरी फीचर्स जो कि जेड थ्योरी में बताया गया, फीचर्स ऑफ द जेड थ्योरी. ये बताया गया कि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स होगा तो फिर ये अच्छा से जो जापानीज़ कंपनी के तरह मतलब सक्सेसफुल हो सकता है. क्या? नंबर 1 इज़ अ म्यूचुअल ट्रस्ट. म्यूचुअल ट्रस्ट हो सकता है कि एम्प्लॉय के बीच में हो या एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट के बीच में हो. नंबर 2 इज़ अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट. लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अगर होगा. नंबर 3 स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन. ठीक है. नंबर 4 स्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट. एंड नंबर 5 कोहेसिव वर्किंग एनवायरनमेंट. कोहेसिव मतलब जहाँ पर एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग अच्छा हो. ठीक है. इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन. इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स हो या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का मिल के काम करना. नंबर 7 होलिस्टिक कंसर्न. होलिस्टिक कंसर्न मतलब मान के चलते हैं अगर किसी का एम्प्लॉय के रिगार्डिंग अगर बात करें, सिर्फ मनी मैटर नहीं करता एम्प्लॉय को. हो सकता है उसका हेल्थ के रिगार्डिंग ख्याल रखा जाए, हो सकता है उसका एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग ख्याल रखा जाए. तो होलिस्टिक मतलब ओवरऑल पूरा सारे चीज़ को अगर ध्यान में रखा जाए देन देयर विल बी मोर प्रोडक्टिविटी. सो होलिस्टिक कंसर्न यहाँ पे ये बोल सकते हैं. सो फीचर्स ऑफ जेड थ्योरी में और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, पर दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग द थ्योरी जेड. So next we'll talk about important regarding the motivational theory जो कि theory Z इसी के अंदर आता है. एंड रिगार्डिंग द टाइम मोशन थ्योरी, चेस्ट बर्नार्ड थ्योरी, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइम एंड मोशन स्टडी एंड देन विल टॉक अबाउट चेस्टर बर्नार्ड थ्योरी एंड इक्विटी थ्योरी. सो द टाइम एंड मोशन स्टडी क्या है? और टाइम एंड मोशन स्टडी के रिगार्डिंग मैंने पहले ही बताया हुआ है. रिगार्डिंग F.W. टेलर ने बेसिकली टाइम स्टडी वर्क उन्होंने किया था, और इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर इनका नाम जो है ना वो पहले आता है. F.W. टेलर इज़ द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. वो टाइम स्टडी के ऊपर किए थे. टाइम के ऊपर मतलब टाइम स्टडी किए थे. वो क्या था टाइम स्टडी और मोशन स्टडी क्या है, फिर टाइम मोशन स्टडी क्या है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम मोशन स्टडी विच इज़ अ पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर हमने F.W. टेलर के रिगार्डिंग बात किए हैं, रिगार्डिंग एमर्सन बात किया है. वो अभी बात करेंगे रिगार्डिंग द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर जो टाइम मोशन स्टडी है वो क्या है. टाइम मोशन स्टडीज. टाइम मोशन स्टडी मतलब क्या? टाइम मतलब तो टाइम है, मोशन मतलब मूवमेंट. ठीक है ना. तो ये एक ऐसा स्टडी है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टाइम और मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए रिसर्च किया गया था. ठीक है. मतलब मान के चलते हैं एम्प्लॉय का अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हो तो टाइम, मिनिमम टाइम मान के चलते हैं साबुन बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर साबुन पीस ऑफ सोप बनाने के लिए कितना मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट होगा, एंड कितना मिनिमम मूवमेंट से एक साबुन बन सकता है. फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, या फिर मान के चलते हैं कोई अगर हमें वॉल बनाना हो, वॉल के अंदर जब ब्रिक्स लगाते हैं, एक एक ब्रिक्स लगाने के लिए, ये बेसिकली F.W. टेलर ने, फ्रेडरिक टेलर ने ये रिसर्च किए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर. या नॉट F.W. टेलर, फ्रैंक लिलियन गिलबर्ट, जिसे बोलते हैं टाइम एंड मोशन स्टडीज़ का फादर ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी. तो हर एक मान के चलते हमें 100 ब्रिक्स लगाना है, तो हमें एक ब्रिक लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, मिनिमम टाइम, और इसके लिए कितना मूवमेंट करना पड़ता है. सो इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया जिसे बोलते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी. तो सिर्फ टाइम के ऊपर F.W. टेलर ने किए थे,
एंड फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, इन्होंने मोशन स्टडी के ऊपर काम किया, मोशन के ऊपर। तो टाइम एंड मोशन स्टडी ये बोलता है कि दोनों का मिक्सर, मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, दोनों का मिक्सर को बोलते हैं हम लोग टाइम एंड मोशन स्टडीज़। लेट्स टॉक अबाउट टाइम एंड मोशन स्टडी क्या बोलता है। टाइम एंड मोशन स्टडी बोलता है कि ये एक टाइप का टूल या रिसर्च है जहाँ पर कि एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, राइट। सो दिस इज एफिशिएंसी टूल that improves process of working, कैसे काम किया जाए उसको इम्प्रूव करने से क्या होगा, there will be increased productivity। मैं दिखाऊंगा इसका वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रोसेस को हम कैसे इम्प्रूवमेंट करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक वीडियो देखते हैं, तो प्रोसेस को हम कैसे इम्प्रूवमेंट करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले इसको ले लेते हैं, जहाँ पर यहाँ पे एक आदमी है जो कि स्टैंपिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक हाथ में अगर हम मोशन करते हैं 100 मोशन, अगर एक हाथ का मोशन होता है तो फिर 1 घंटे में 900 स्टैंपिंग क्या कर सकता है ये वाला आदमी। देख सकते हैं ये इंडिविजुअल है, वो कोई पेपर के ऊपर स्टैंपिंग कर रहा है, एक हाथ में कर रहा है, और 1 घंटे में 1900 स्टैम्प वो कर सकता है। अभी यहाँ पे अगर प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट किया जाए, प्रोसेस में क्या इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, अगर 2 हाथ में वो मोशन करेगा, एक हाथ तो स्टैंपिंग के लिए था, दूसरा मोशन हो रहा था, बस एक ही हाथ का मोशन था। अगर 2 हाथ का मोशन होगा तो फिर यहाँ पे 21% आउटपुट बढ़ जाता है। जो पहले 1900 1 घंटे में क्या होता था, स्टैंपिंग होता था, अभी 2300 या 2300 पर आवर स्टैंपिंग किया जा सकता है। अभी देखते हैं 2 हाथ में कैसे होगा। अभी प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं 2 हाथ में अभी स्टैंपिंग चल रहा है, जो पहले एक हाथ में चल रहा था, इसमें थोड़ा प्रोडक्टिविटी बढ़ा। अभी अगर इसमें स्टैंपिंग के लिए 3 मूवमेंट किया जाए, 2 हाथ और 1 पैर, तो इसमें 61% आउटपुट बढ़ जाता है। जहाँ पर पहले एक हाथ में 1900 था, 2 हाथ में ये बढ़ के 2300 हुआ। अभी अगर एक लेग मिला दें इसमें 3050, 1 घंटे में 3050 स्टैंपिंग हो सकता है। तो कैसे होगा देख सकते हैं, यहाँ पे 2 हाथ और 1 पैर का अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पे हो गया। टाइम एंड मोशन स्टडी इसको बोलते हैं, 1 घंटे में कितना हुआ, राइट। तो यहाँ पे ये मान सकते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी में अगर प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट किया जाए तो फिर इसमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। सो टाइम एंड मोशन स्टडी इज अ एफिशिएंसी टूल दैट improves the process to increase productivity, right? So time study, पहले तो टाइम स्टडी किसने किया था, the time study was done by the F.W. Taylor, who is called as the father of scientific management, and जो motion study है, motion study was done by the Frank and Lillian Gilbert, Frank and Lillian Gilbert, right? So motion study was done by the Frank and Lillian Gilbert, whereas the time study was done by the F.W. Taylor. Now let's talk about what are the differences between time study and the motion study. टाइम स्टडी क्या है और मोशन स्टडी क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, लेट्स टॉक अबाउट दैट। टाइम स्टडी, and then the motion study. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं टाइम स्टडी मतलब क्या और मोशन स्टडी मतलब क्या। लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन फर्स्ट, देन वी कैन अंडरस्टैंड टाइम मोशन स्टडी है क्या। सो टाइम स्टडी ये बोलता है एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम कितना टाइम चाहिए, राइट। सो इसमें क्या चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, ठीक है ना।
सो डायरेक्ट एंड कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ द टास्क यूजिंग ए टाइम कीपिंग डिवाइस। ओके, हमारे पास क्या होगा, एक टाइम कीपिंग डिवाइस, लाइक हमारा स्टॉप वॉच हो सकता है, स्मार्ट वॉच होगा। तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है वो हम रिकॉर्ड कर पाएँ। तो दैट कैन बी डन बाय डायरेक्ट और कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन। सो मान के चल रहे हैं, तो एक काम को कंप्लीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कोई भी काम, एक साबुन बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, मान के चलते हैं ये टाइम है जहाँ पर, मतलब मान के चल रहे हैं, तो एक साबुन बनाने के लिए यहाँ पे 1 सेकेंड लगा, यहाँ पे कुछ लगा 2 सेकेंड, यहाँ पे कुछ लगा, तीसरा साबुन बनाने के लिए 1 सेकेंड लगा, यहाँ पे चौथा साबुन बनाने के लिए मान के चल रहे हैं 4 सेकेंड्स लगा, तो यहाँ पे 2 सेकेंड्स लगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ऐसे करके 10-15 साबुन ऐसे लेंगे और इसका एक एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान के चलें, अगर एक साबुन कोई बनाया 1 सेकेंड में, तो हम बस 1 सेकेंड को यहाँ पे नहीं मान सकते कि ये एवरेज टाइम है, और इसको हम आज स्टैंडर्ड नहीं मान सकते, और इसे नहीं टारगेट नहीं दे सकते कि हाँ तुम 1 सेकेंड में हर कोई एक साबुन बनाना चाहिए, ऐसे टारगेट नहीं देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि मशीनरी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो, साबुन का कटिंग में कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए कभी कभी। तो वो ख्याल में रखते हुए हम क्या करेंगे कि 10 साबुन या फिर 100 साबुन लेंगे, उसका एक एवरेज निकालेंगे। तो इससे होने से क्या होता है, वो सारे जो 1-2 साबुन में ज़्यादा टाइम लग जाता है वो मैनेज हो जाएगा, और वैसे हमें एवरेज निकालना है। एक साबुन बनाया कोई और उसका टाइम लेके हम ऐसे टारगेट नहीं दे सकते। तो मान के चल रहे हैं यहाँ पे एवरेज टाइम हो गया 1.5 सेकेंड्स। सो टाइम स्टडी ये बोलता है कि एक एवरेज यूनिट या पीस को बनाने के लिए कितना मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट होता है। सो ये टाइम के रिगार्डिंग है। मोशन स्टडी बोलेगा कि कितना मिनिमम मूवमेंट से मतलब एक पीस ऑफ साबुन बन सकता है। जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जैसे कि इम्प्रूवमेंट हम प्रोसेस में चल रहा था, मतलब एक हाथ लगाने से स्टैंपिंग जो है कैसे हो रहा है, कितना नंबर का स्टैंपिंग हो रहा है, 2 हाथ से कितना होगा, 2 हाथ और एक पैर से कितना मतलब स्टैंपिंग हो सकता है। दिस आर कॉल्ड मोशन स्टडीज, दिस आर नॉट गोइंग टू बी द टाइम ऑन, ठीक है। तो टाइम स्टडी में क्या हो रहा है, टाइम स्टडी इज द डायरेक्ट एंड कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट एंड कंटिन्यूअस observation of tasks using a time keeping device। राइट, यहाँ पे जो टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो टाइम का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस है पर पीस, जिसे बोलते हैं साइकिल टाइम, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, साइकिल टाइम बोला जाता है। सो ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द एवरेज टाइम, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग साइकिल टाइम करके बोलते हैं। सो टू फाइंड आउट द साइकिल टाइम, टू फाइंड आउट पर पीस टाइम, या फिर इसे क्या बोलेंगे, टू फाइंड आउट द साइकिल टाइम फॉर एनी प्रोसेस, ठीक है ना। और जब साइकिल टाइम निकल के आ जाएगा, तो अभी एम्प्लॉइज़ को टारगेट दिया जाएगा कि भाई तुम इतना टाइम के अंदर ना साबुन बनाओ, ठीक है। एंड देन टू सेट द टारगेट, as per the cycle time, right? Now the method of collecting the data या फिर कंडक्टिंग, जो भी तुम बोल सकते हो, इसमें क्या मेथड यूज़ किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें यूज़ किया जाएगा स्टॉप वॉच, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं स्मार्टफोन, जहाँ पर स्टॉप वॉच को यूज़ किया जा सकता है स्मार्टफोन के अंदर, राइट। अभी मोशन स्टडी है क्या, यहाँ पे भी डायरेक्ट एंड कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, पर यहाँ पे टाइम को रिकॉर्ड नहीं, बल्कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, सो दैट मोशन को कैप्चर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे अभी वीडियो मैंने दिखाया, तो वो स्टडी में क्या था, दैट स्टडी वाज डायरेक्ट एंड कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, ऑफ टास्क यूजिंग वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस,
डिवाइस। इसका क्या मकसद है? टू रिकॉर्ड, राइट, टू रिकॉर्ड द मूवमेंट, टू रिकॉर्ड द मूवमेंट डन बाय द इंडिविजुअल वर्कर, ठीक है ना, टू रिकॉर्ड द मूवमेंट डन बाय द इंडिविजुअल वर्कर वाइल डूइंग द वर्क, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? द ऑब्जेक्टिव इज टू डिक्रीज द वेस्ट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी एंड द मोशन, राइट। सो टू डिक्रीज, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू डिक्रीज द वेस्ट ऑफ, और डिक्रीज द वेस्ट ऑफ टाइम, एक्टिविटी एक्सेट्रा, जिसे बोलते हैं 7 वेस्ट और द टाइम मोड, ठीक है ना। टू डिक्रीज द वेस्ट, इसे बोलते हैं क्या? टू फाइंड आउट द 7 वेस्ट। मैं अभी बोलूँगा क्या है। टू डिक्रीज द वेस्ट ऑफ व्हाट? वेस्ट ऑफ मूवमेंट, वेस्ट ऑफ टाइम एक्सेट्रा, सो दैट वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। जब ये वेस्ट को निकाल देंगे, मतलब वेस्ट ऑफ मूवमेंट, वेस्ट ऑफ टाइम, ये सारे अगर निकाल देंगे तो फिर क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और यहाँ पे तो वेस्ट को आइडेंटिफाई करना इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट 7 वेस्ट्स। यहाँ पे वेस्ट को हम बोलते हैं टी मूड। मैं अभी बताऊंगा टी मूड है क्या, और ये 7 वेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है और इसको कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे हमें क्या करना होता है? हाउ टू कलेक्ट द डेटा। हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे, सो दैट मूवमेंट कैप्चर होगा, और मूवमेंट को देख के हम बता सकते हैं कि कहाँ पर हमारा जो मूवमेंट है हम इम्प्रूवमेंट करा सकते हैं, सो दैट देयर विल बी डिक्रीज वेस्ट, ठीक है ना, वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। सो वी कैन रिकॉर्ड बाय यूजिंग द स्मार्टफोन, या फिर वी कैन यूज दिस वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस और वीडियो कैमरा एक्सेट्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज टी मूड। टी मूड जो कि वेस्ट हम बोलते हैं, टी मूड मतलब टी स्टैंड्स फॉर 7 वेस्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग, T stands for transport, I stands for inventory, and M stands for movement, and next W stands for waiting, O stands for overproduction, next O stands for over engineering, and D stands for defects. तो यहाँ पे अगर वेस्ट बात करें, हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन का डिले के वजह से हो सकता है कुछ वेस्ट हो टाइम, तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मूवमेंट जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है तो वहाँ पे इन्वेंट्री मतलब हमारे पास स्टॉक है या नहीं, रॉ मटेरियल्स का वेटिंग अगर ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन बना दिए तो भी होगा। ओवर इंजीनियरिंग, यहाँ पे ओवर इंजीनियरिंग की वजह से रॉ मटेरियल के यूज़ हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। एंड डिफेक्ट अगर है मशीनरी में एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें हैं जहाँ पर हमारा वेस्ट बढ़ जाता है। वेस्ट मतलब हम अप्रोप्रिएट यूज़ नहीं कर पाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस को, रॉ मटेरियल को, जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। सो दिस आर कॉल्ड टी मूड: ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मूवमेंट, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर इंजीनियरिंग एंड डिफेक्ट्स. So this is all regarding the time and motion study. Now, who is the father of time and motion study? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, then your answer should be who is the father of time and motion study? The answer is Frank and Lillian Gilbert. So father of time and motion study. The father of time and motion study is Frank and Lillian Gilbert. You should remember, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है. So you have discussed about the time and motion study. Now let's talk about what is Chester-Bernard theory and equity theory. Now what is Chester-Bernard theory? इनका थ्योरी को बोला जाता है एक्सेप्टेंस थ्योरी. इनका थ्योरी को बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस थ्योरी. व्हाट इज एक्सेप्टेंस थ्योरी? एक्सेप्टेंस थ्योरी मतलब क्या? ये बोलता है कि जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय का ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट गेन करना चाहिए, सो दैट एम्प्लॉयज़ को जो भी ऑर्डर मिलेगा वो काम कर पाएगा, ठीक है ना. मतलब वो फॉलो करेगा. अगर एम्प्लॉय को रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो एम्प्लॉय थोड़ी ना फॉलो करेगा आपको जो भी बोलोगे, राइट. यहाँ पे एक्सेप्टेंस थ्योरी ये बोलता है the managers must gain
trust and respect of their employees to be able to give orders. तो एम्प्लॉयज़ को गिव ऑर्डर देने से पहले ये इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट गेन करना, जीतना। अगर उनका विश्वास और हम रेस्पेक्ट उनको नहीं देंगे तो फिर ये एम्प्लॉयज़ मानेंगे नहीं आपको, ठीक है ना, दे विल नॉट फॉलो द ऑर्डर्स। दैट्स वाई चेस्ट बर्नार्ड थ्योरी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस थ्योरी। ये बोलता है कि मैनेजर्स को ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट एम्प्लॉयज़ का जीतना चाहिए, सो दैट जो भी मैनेजर्स ऑर्डर देगा दे विल फॉलो, राइट। नाउ चेस्ट बर्नार्ड ये इम्पोर्टेंट एक बुक लिखे थे, इसका नाम था फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये एक फेमस बुक था विच वॉज पब्लिश्ड इन 1938। 1938 को चेस्ट बर्नार्ड एक बुक लिखे, नाम था फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है कि चेस्टर बर्नार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। द आंसर इज फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये एक बुक का नाम है, एक रिनाउंड बुक है, इन्फ्लुएंशियल बुक है उस टाइम के दौरान इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है ना। सो he was the author of, Chester Bernard was the author of this influential book Functions of the Executive. In 1938 it was published, right. Now let's talk about equity theory. Equity theory was given by or proposed by J. Stacey Adam. राइट, जे स्टासी आदाम। ये एक टाइप का मोटिवेशन थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, सो इक्विटी का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट। इसका मतलब है हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि वो इक्वली बाकियों के तरह उसे भी फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट मिले। अगर उसे लगता है कि बाकी लोगों को मतलब उससे ज़्यादा सैलरी मिलता है या फिर उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलता है, देन द प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज। सो इक्विटी ये बोलता है देयर शुड बी फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज़, ठीक है ना, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। सो एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड। ये मोटिवेशन थ्योरी इसलिए बोला जाता है बिकॉज दिस इक्विटी इज गोइंग टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, राइट। So employees are motivated as per this theory। ये बोला गया the employees are motivated if they are fairly treated। अगर वो सब लोग fairly, equally rewarded or treated for their work, ठीक है ना। सो ये बोलते हैं हम लोग इक्विटी थ्योरी। सो इक्विटी थ्योरी इज अ टाइप ऑफ मोटिवेशनल थ्योरी एंड टाइम एंड मोशन स्टडी इज गोइंग टू बी योर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, ठीक है ना। एंड चेस्टर बर्नार्ड थ्योरी इज द एक्सेप्टेंस थ्योरी। दिस इज अ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी यू कैन से। बट नाउ द इम्पोर्टेंट इज which one is the leadership theory? The answer is the theory X and Y, because the leaders, they used to believe there are two different kinds of employees. Number one, those who are negative type and those who are positive type, right? So that's why the theory X and Y is going to be the theory of leadership, right? Let's talk about the next one. Now, who has given the 14 principles of the management? The answer is Henry Fayol. So we have already discussed about this. Henry Fayol has given 14 principles of the management और theory 14 principles क्या क्या हैं वो ऑलरेडी हम लोग बात किए हैं। और लेट्स टॉक अबाउट दिस 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल को क्या माना जाता है? द हेनरी फेयोल इज बेसिकली
आई मीन इन्हें बोला जाता है कि द फादर ऑफ द जनरल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोसेस या फिर मैनेजमेंट, दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड few times back. So let's talk about the 14 principles given by the Henry Fayol. तो क्या क्या 14 principles है? So the 14 principles given by the Henry Fayol, number 1 क्या था? Division of work. Already हम लोग इसके regarding बात किए हैं. So number 1 is division of work. Number 2 principle is principle of authority. Principle of authority and responsibility. Right. Number 3, the principle of discipline. Number 4 is unity of command. Number 5, unity of direction. Number 6, remuneration of the persons. Number 7, subordination. Subordination of individual interest to general interest. Number 8, centralization and decentralization. Number 9, scalar chain. Principle of order. Number 11, principle of equity. Number 12, stability of tenure of personnel. Tenure of personnel. Number 13, principle of initiative. And number 14, esprit de corps. Esprit de corps. So these are 14 principles given by the Henry Fayol. Now the next question is two factor theory, जैसे हम बोलते हैं motivation Heisen theory. The motivation Heisen theory or two factor theory of management was proposed by Dash. Option A, Frederick Herzberg. B, W. Edwards Deming. C, Frederick Taylor. And D, Elton Mayo. फेडरिक टेलर तो है नहीं. फेडरिक टेलर, FW टेलर जिसे बोलते हैं बेसिकली. फेडरिक टेलर has given the theory called scientific management theory. एल्टन मायो ये ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी के रिगार्डिंग बताए हैं. एल्टन मायो has given the human relationship theory. एंड जो हॉथर्न इफेक्ट था वो इन्होंने किए थे. एल्टन मायो वॉज डन द हॉथर्न इफेक्ट. सो एल्टन मायो के रिगार्डिंग अगर बात करें, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी, एल्टन मायो. और इन्होंने एक स्टडी किया था जिसे बोलते हैं हम लोग हॉथर्न एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जो कि 1927 से लेके 1932 तक चला था. एक इलेक्ट्रिक कंपनी का चिकागो के अंदर एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी था. वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि चिकागो में है, वो मतलब चिकागो में था. और वहाँ पे इन्होंने
रिसर्च किया था। हॉथर्न एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग ऑलरेडी हम लोग बात किए हैं। देर आर 4 डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट: इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, इंटरविंग प्रोग्राम एंड बैंक वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। ये 4 उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। सो एल्टन मायो इज़ नॉट गोइंग टू बी द टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी के रिगार्डिंग इन्होंने नहीं बताए हैं, मोटिवेशन हाइजन थ्योरी के रिगार्डिंग भी नहीं बताए हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग जो कि मोटिवेशन थ्योरी के रिगार्डिंग बताए हैं, जो कि टू फैक्टर थ्योरी या मोटिवेशनल हाइजन थ्योरी से बोलते हैं हम लोग। अगर बात करें रिगार्डिंग द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन और मोटिवेशनल थ्योरी, यहाँ पर मोटिवेशनल थ्योरी के अंदर क्या क्या हमें बिल्कुल जानना चाहिए, वो है नंबर 1 मास्लोस थ्योरी, एक है मास्लोस थ्योरी, नंबर 2 ERG थ्योरी, एंड नंबर 3 हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। नंबर 4 मैकग्रेगर्स X and Y थ्योरी। नंबर 5 थ्योरी सेड, जो कि विलियम आउची ने दिए हैं। अभी थ्योरी X and Y एंड थ्योरी Z के रिगार्डिंग ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन किए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है 1 2 3 मास्लोस थ्योरी, ERG थ्योरी एंड हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। मास्लोस थ्योरी सबको पता है। देयर आर 5 डिफरेंट, मतलब एक पिरामिड है जहाँ पर 5 बेसिक नीड्स हमें फुलफिल करना है फ्रॉम बेस टू द अपेक्स। तो क्या क्या है उसके अंदर बेसिकली मास्लोस थ्योरी के अंदर, ये अगर मान के चलें वो है पिरामिड। सबसे नीचे जो आता है ना वो है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद आता है क्या, सोशल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, नेक्स्ट सोशल नीड, देन सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो पहला वाला क्या है यहाँ पे, वो है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड। देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, and now this one is your social need, या फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस जिसे बोलते हैं बेसिकली। देन सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दिस इज गिवन बाय द मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड, जहाँ पर ये 5 डिफरेंट नीड्स हमें बताया गया है। व्हाट इज ERG थ्योरी? ERG theory stands for existence, relatedness and growth needs. E stands for existence, right? And R stands for relatedness, and G stands for growth needs, right? ये बताए हैं क्लेटन अल्डरफर, proposed by Clayton, CLAYTON, Clayton Alderfer, ALDERFER, क्लेटन अल्डरफर ERG थ्योरी के रिगार्डिंग बताए हैं, विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू द मास्लोस थ्योरी। तो मास्लोस थ्योरी में ये बताया गया कि फिजियोलॉजिकल नीड सबसे नीचे है, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, देन social need, and then self-esteem, and then self-actualization. Now, as per the Clayton Alderfer, ये फिजियोलॉजिकल या फिर जो एग्जिस्टेंस है इज क्वाइट सिमिलर टू द फिजियोलॉजिकल नीड एंड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो इसे बोल सकते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस या फिर ई। एंड देन
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स से लेके सोशल नीड्स एंड सेल्फ एस्टीम, यहाँ तक ये तीनों मिला के हम बोलते हैं रिलेटेडनेस, आर जिसे बोलते हैं. सो रिलेटेडनेस एंड जी इज सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड जी, मतलब ग्रोथ नीड. सो एग्जिस्टेंस नीड आर द फिजिकल नीड्स एंड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस नीड्स. रिलेटेडनेस नीड्स are the safety and security, social needs and self-esteem needs, and then the growth need is self-esteem and self-actualization need. So यहाँ पे existence का मतलब है physical well-being, physical well-being जहाँ पर physiological need and safety and security आता है. relatedness मतलब social relationship कैसा है, जहाँ पर सेफ्टी, सिक्योरिटी, सोशल नीड्स एंड सेल्फ एस्टीम आता है. ग्रोथ नीड मतलब क्या आ रहे हैं, अटेनमेंट ऑफ द पोटेंशियल और हायर लेवल, जहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम आता है. अटेनमेंट ऑफ पोटेंशियल एंड हायर लेवल, दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ नीड्स ऑफ द ERG थ्योरी. सो ERG थ्योरी के रिगार्डिंग हमें ये याद रखना है, दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द मैस्लोज थ्योरी. एंड मैस्लोज थ्योरी का क्या क्या कंपोनेंट्स है जो कि ERG के साथ सिमिलर है, तो वो हमें याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी. हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, द फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी के रिगार्डिंग बताए हैं, और इनके हिसाब से टू फैक्टर थ्योरी का मतलब क्या है. ठीक है, और ये मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी अगर बात करें तो मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी, इसको अदरवाइज बोला जाता है डुअल स्ट्रक्चर थ्योरी करके. और ये थ्योरी डेवलप करने से पहले जो हर्ट्जबर्ग हैं, इन्होंने 200 वर्कर को लिया और उनको इंटरव्यू किया. ये डेवलप करने से पहले थ्योरी को उन्होंने इंटरव्यू किया. सारे लोग काम करते हैं जो प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, उनको लिया और इंटरव्यू किया रिगार्डिंग व्हाट, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें क्या मोटिवेशन कैसे मिलता है. ठीक है, और क्या फैक्टर्स हैं जो उनको मोटिवेशन से मतलब डीमोटिवेट करता है. तो जैसे एक्सपेरिमेंट आगे चलता गया, वो पाए कि देयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स which used to motivate the employees और demotivate और satisfy और dissatisfy them. ठीक है, सो एक फैक्टर जिसको उन्होंने बोले कि दिस इज कॉल्ड हाइजीन फैक्टर. ठीक है, दूसरा उन्होंने बोले मोटिवेटिंग फैक्टर. सो फ्रॉम द इंटरव्यू he concluded there are 2 factors which either satisfies और dissatisfy the employees. तो जो satisfy करने वाला फैक्टर है उसे बोलते हैं हम लोग मोटिवेटिंग फैक्टर या satisfiers. ठीक है, satisfiers. एंड जो हाइजीन फैक्टर है, ये फैक्टर बेसिकली डिससेटिस्फाई करता है. ठीक है ना, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा देन ये लोगों को डिससेटिस्फाई कर देगा. सो डिससेटिस्फाइज मतलब ज़्यादा होने से ये नहीं बोल सकते बेसिकली, अगर ये कुछ सर्टन लेवल से डिक्रीज होगा देन दिस विल डिससेटिस्फाई द एम्प्लॉइज. सो डिससेटिस्फाइज और डिससेटिस्फायर्स बोल सकते हैं यहाँ पे. हाइजीन फैक्टर आर द डिससेटिस्फायर्स. इसे अदरवाइज बोलते हैं मेंटेनेंस फैक्टर. हाइजीन फैक्टर बोल सकते हैं, डिससेटिस्फायर बोल सकते हैं, या फिर मेंटेनेंस फैक्टर बोल सकते हैं. राइट, चलिए तो समझते हैं ये जो 2 फैक्टर्स हमने पढ़ा अभी, ये 2 फैक्टर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं. सो व्हाट इज हाइजीन फैक्टर एंड व्हाट इज मोटिवेटिंग फैक्टर. हाइजीन फैक्टर and what is motivating factor.
राइट। चलिए सो समझते हैं। तो पहला वाला है हाइजेन फैक्टर क्या है। सो हाइजेन फैक्टर वो है, अगर कंपनी इसको अवॉइड नहीं किया तो फिर वो डिससेटिस्फेक्शन लोगों का बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हाइजेन फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है वो समझ लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि कंपनी का पॉलिसी हुआ, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सुपरविजन, salary of the employees, job security, interpersonal relationship, मतलब बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशन। These are called the hygiene factors. Why? We'll see. Then motivating factors के अंदर क्या क्या आता है। एक है अचीवमेंट्स, एम्प्लॉय का अचीवमेंट हो गया, रिकॉग्निशन हुआ, अगर वो एक अच्छा काम किया उसे रिकॉग्निशन मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी मोटिवेट करेगा, पर्सनल ग्रोथ, एडवांसमेंट। तो ये सारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं। अगर मान के चल रहे हैं ये मोटिवेटिंग फैक्टर अगर इम्प्रूव होता है, अगर हमने ये मोटिवेटिंग फैक्टर को थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कराया, देन देयर विल बी इंक्रीज सेटिस्फेक्शन, राइट। सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, हाँ या ना बोलो। तो हमें क्या करना चाहिए, ये इनकरेज करना चाहिए, मतलब ये जो फैक्टर्स हैं मोटिवेटिंग फैक्टर हैं, दिस यूज टू एनकरेज द एम्प्लॉयज टू डू बेटर वर्क। समझ गए। अगर मैं ये बोल दूं हाइजीन फैक्टर लाइक कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्किंग कंडीशन, अगर मान के चलो कंपनी अच्छा पॉलिसी नहीं बनाया, सुपरविजन ठीक नहीं है, सैलरी कम दिया, या फिर वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अगर ये डिक्रीज होता है तो डिक्रीज होने से क्या हो जाता है, डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर डिक्रीज होता है तो डिससेटिस्फेक्शन होगा। तो ये क्या होना चाहिए, डिससेटिस्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए दैट शुड बी स्ट्रिक्ट कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन अच्छा होना चाहिए, सैलरी होना चाहिए अच्छा, जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। सो एनी डिक्रीज इन द हाइजीन फैक्टर विल लीड टू डिससेटिस्फेक्शन, राइट। तो हमें ये मेंटेन करके रखना पड़ता है, लाइक सैलरी को मेंटेन करके रखना पड़ता है, जॉब सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है, वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई कॉल्ड मेंटेनेंस फैक्टर, इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। समझ गए। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस आर द एग्जाम्पल्स दैट वी हैव गिवन। लेट्स टॉक अबाउट द हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटिंग फैक्टर के बीच में जो डिफरेंसेस है वो क्या हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए। हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटिंग फैक्टर। सो हाइजीन फैक्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें याद रखना पड़ेगा। सो हाइजीन फैक्टर हमें चाहिए so that we can avoid the dissatisfaction in the organization, required to avoid dissatisfaction in the organization, right? So that's why called as हाइजीन फैक्टर। इसको अदरवाइज हम लोग बोलते हैं ये हाइजीन फैक्टर को, क्योंकि ये थोड़ा हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, राइट। सो इट हैज़ टू बी मेंटेन एट सर्टन लेवल, शुड बी मेंटेन्ड at certain level, hence called the maintenance factor,
मेंटेनेंस फैक्टर, राइट। चलिए, सो यहाँ पे अगर हाइजेन फैक्टर जो हम अभी बात किए लाइक सुपरविजन, सैलरी, या अगर थोड़ा डिक्रीज होता है, एनी डिक्रीज in the Heisenberg factor will lead to dissatisfaction, right? This is extrinsic to work, you should remember the Heisenberg factor, क्योंकि ये वर्किंग कंडीशन को लेके है, दिस इज नॉट एक्चुअली वर्क। जैसे वर्किंग कंडीशन, दिस इज एनवायरमेंट, राइट। सैलरी ये काम का बाहर है, तो अगर बात करें दिस इज नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू जॉब बट रिलेटेड टू द कंडीशन जहाँ पर हम जॉब करते हैं। सो दिस इज एक्सट्रिंसिक टू वर्क, एक्सट्रिंसिक टू वर्क, should remember. Now let's talk about what are the motivating factors. More important points regarding motivating factor. So motivating factor are required to encourage the employees, like the achievement, recognition, responsibility, encourage the employee, right? Next, इम्प्रूविंग दिस फैक्टर्स, अगर मोटिवेटिंग फैक्टर को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दें, लाइक अचीवमेंट, रिकॉग्निशन थोड़ा अच्छा दें, देन दिस विल लीड टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। इम्प्रूवमेंट इन मोटिवेटिंग फैक्टर leads to job satisfaction. And this is related to the job, that's why called intrinsic to work. Intrinsic to work. So you should remember these two different factors, which is called Herzberg two-factor theory. One Heisenberg factor, दूसरा motivating factor. Let's talk about next MCQ. Now, the two-factor theory or motivation Heisenberg theory of the management was proposed by the Friedrich Herzberg. This is the correct answer. Friedrich Teller नहीं है, Elton Mayo नहीं है. Elton Mayo is related to human relationship theory and Friedrich Teller, FW Teller is regarding the scientific management theory. And अगर बात करें डेमिंग के रिगार्डिंग, विलियम एडवर्ड डेमिंग जिसे बोलते हैं, विलियम एडवर्ड डेमिंग, he is called as the father of quality management. And he is known as for the quality improvement by the PDCA cycle. PDCA साइकिल के रिगार्डिंग इन्होंने प्रपोज किया था, रिगार्डिंग द PDCA साइकिल इन्होंने बताया था. एंड व्हाट इज PDCA साइकिल? PDCA मतलब P stands for the plan, D stands for do, and C stands for the check, and A stands for act. राइट. सो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग ये वाला साइकिल है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है तो ये हमें करना चाहिए. सो P stands for प्लान, मतलब प्लान व्हाट यू आर डूइंग. D stands for do, मतलब डू व्हाट यू सेड एंड यू शुड डू. मतलब ये बेसिकली हम जब क्वालिटी इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे ना, PDCA साइकिल के रिगार्डिंग और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे. अभी के लिए बस इतना याद रखो, PDCA साइकिल वॉज गिवन बाय द डेमिंग और विलियम एडवर्ड डेमिंग. और इसमें क्या क्या चीज़ें आता है PDCA साइकिल में? प्लान, डू, चेक एंड एक्ट. राइट. प्लान व्हाट यू डू, मतलब व्हाट यू आर डूइंग, एंड डू मतलब डू व्हाट यू सेड यू डू, मतलब जो बोले हो वो करना चाहिए. यहाँ पे सी मतलब चेक. चेक मतलब चेक दैट यू डिड इट राइट. जो भी तुमने प्लान किया था ये सही डायरेक्शन में जा रहा है और कर रहे हो ठीक से, तो वो चेक करो. एंड देन एक्ट मतलब एक्ट ऑन एनीथिंग दैट वेंट रॉन्ग. जो भी गलत हुआ है उसके ऊपर करेक्शन करो टू अवॉइड एरर्स एंड ऑफ द सेम नेचर इन द फ्यूचर. आगे जाके भी वही सेम मतलब गलती ना हो, उसके ऊपर करेक्शन करो और आगे बढ़ो. सो ये बेसिकली प्लान, डू, चेक एंड एक्ट. इसके रिगार्डिंग और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे. अभी के लिए PDCA साइकिल बट इतना याद रखो, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट. PDCA साइकिल वॉज गिवन बाय द विलियम एडवर्ड डेमिंग, हु इज नोन एज द फादर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट. सो यहाँ पे
डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग तो है नहीं जिन्होंने पीडीसीए साइकिल के रिगार्डिंग बताए हैं, एंड फादर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट ये नहीं है. आंसर इज ओनली वन, द फ्रेडरिक हर्जबर्ग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट एमसीक्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट थ्योरी focus upon the cost reduction, use of resources, right person for the right job, and giving salary at high rate for the efficient employees? McGregor theory X, McGregor theory Y, Herzberg's theory, two-factor theory, and Frederick Taylor principles of the management. थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, 14 प्रिंसिपल, उसके अंदर वही था. ठीक है ना. यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, राइट पर्सन एंड एट द राइट, यहाँ ये सारे कहाँ पर था. हम लोग जो 14 प्रिंसिपल पढ़े हैं, मैकग्रेगर एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी ये तो नहीं है. ये नेगेटिव एम्प्लॉयज़ लीडरशिप थ्योरीज बेसिकली हैं, जहाँ पर ये एम्प्लॉयज़ एक्स एंड वाई ये बोलता है कि एम्प्लॉयज़ नेगेटिव हैं, काम करने के लिए उनको मतलब पसंद नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ज़्यादा क्लोज सुपरविजन चाहिए. यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं बताया गया. हाइजिन एंड जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए हाइजिन थ्योरी, आई मीन हाइजिन फैक्टर, और एक हम लोग बात किए सेटिस्फायर फैक्ट, मतलब सेटिस्फायर जिसे बोलते हैं बेसिकली. तो एक है हाइजिन फैक्टर, दूसरा मोटिवेटिंग फैक्टर या सेटिस्फायर बोलते हैं, और दूसरा यहाँ पे हाइजिन फैक्टर या फिर डिससेटिस्फायर या मेंटेनेंस फैक्टर बोलते हैं. तो ये सारे जो हर्जबर्ग का थ्योरीज हैं इसके अंदर भी ये सारे नहीं बताया गया, तो ये डेफिनेटली नो. द आंसर इज ओनली डी, दैट इज फ्रेडरिक टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो प्रिंसिपल के अंदर कहाँ पे ये सारे चीज़ें बताया गया, राइट पर्सन एट राइट जॉब, ये कहाँ पे बताया गया, रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये बताया गया कि जो अरेंजमेंट होगा, ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा मैन एंड मटेरियल का, तो राइट पर्सन एंड राइट जॉब में हो सकता है. ठीक है. एंड रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेस, यूज़ ऑफ रिसोर्सेस यहाँ पे कहाँ पर बताया गया, द रिसोर्सेस यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में बताया गया है. इसलिए बताया गया क्योंकि जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे तो वो अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए. मतलब अच्छी तरीके से इसलिए कि बेसिकली मतलब जो रिसोर्सेज जहाँ पे ऑर्डरली अगर रखा जाए मैन और मटेरियल को, या फिर मान के चलो जो भी मटेरियल हमारे पास है रॉ मटेरियल्स, उसको अगर हम इफ़ेक्टिवली यूज़ करें तो वो ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए, सो दैट हमें अच्छा से वो रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ. गिविंग सैलरी एट हाई रेट ये कहाँ पे बताया गया, रिगार्डिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ द पर्सन, एक यहाँ पे प्रिंसिपल में है. फेयर एंड एडिक्वेट पेमेंट टू द एम्प्लॉयज़, राइट. सो ये बताया गया गिविंग सैलरी एट हाई रेट, ये बताया गया रेम्यूनरेशन ऑफ द पर्सन. रेम्यूनरेशन एक प्रिंसिपल है, नाम है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स. सो ये सारे प्रिंसिपल में बताया गया है, 14 प्रिंसिपल फ्रेडरिक टेलर के अंदर जो फ्रेडरिक टेलर ने जो दिए हैं. सो डेफिनेटली द आंसर विल बी FW टेलर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. Now, who proposed the method to increase the productivity of workers to increase organizational productivity? Organizational productivity को बढ़ाने के लिए मेथड किन्होंने दिए हैं, कौन दिया है? फ्रैंक, लिलियन गिलबर्ट, फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फेयोल. सो आंसर इज फ्रेडरिक टेलर, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के रिगार्डिंग बताए हैं. सो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फ्रेडरिक टेलर को मतलब मानते हैं हम लोग. सो हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. राइट. चलो नेक्स्ट चलते हैं. हु इज़ द फादर ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडीज ऑफ द मैनेजमेंट. अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए. सो टाइम स्टडी फ्रेडरिक टेलर ने किए थे, एंड फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट इन्होंने मोशन स्टडी के रिगार्डिंग बताए हैं. पर हम लोग ये बात करते हैं कि टाइम एंड मोशन स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट का जो फादर हैं वो कौन है. ठीक है. एल्टन मायो, इन्होंने हॉथर्न एक्सपेरिमेंट किए थे, राइट. हॉथर्न एक्सपेरिमेंट, और वी कैन से द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. तो ये तो नहीं है एल्टन मायो, राइट. मैक्स वेबर तो नहीं है. सो टाइम एंड मोशन स्टडी सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट में है.
और साइंटिफिक मैनेजमेंट तो ये मैक्स वेबर या फिर एल्टन मायो तो नहीं बताएं, फ्रेडरिक टेलर एंड फ्रैंक लिलियन गिलबर्ट ही दोनों ने किए थे टाइम एंड मोशन स्टडी, मतलब ये टाइम स्टडी किए थे फ्रेडरिक टेलर, मोशन स्टडी लिलियन गिलबर्ट। और फादर, हु इज़ द फादर? आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट। According to Max Weber, the characteristics of the bureaucracy include all except। मैक्स वेबर के हिसाब से इनमें से कौन सा है जो कि ब्यूरोक्रेसी का प्रिंसिपल्स या फिर ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है, ऑप्शन ए में बताया गया डिवीजन ऑफ द लेबर, बी इनफॉर्मल सिलेक्शन एंड सी हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, डी फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे बेसिकली अगर बात करें मैक्स वेबर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो he has given 6 characteristics of bureaucracy। तो इनमें से वो कौन सा है जो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर नहीं आता है? सो आंसर इज ऑप्शन बी, इनफॉर्मल सिलेक्शन। यहाँ पे ये फॉर्मल सिलेक्शन होता है। तो पहला वाला अगर बात करें प्रिंसिपल, वो है क्या? डिवीजन ऑफ वर्क, सॉरी डिवीजन ऑफ लेबर। Number 2, hierarchy of authority. Number 3, framework of rule. या फिर ये बोल सकते हो फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स मतलब क्या? क्लैरिटी, मतलब क्लियरली डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। नंबर 4, इम्पर्सनल या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नंबर 5, फॉर्मल सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। एंड नंबर 6, कैरियर डेवलपमेंट। सो दिस आर गोइंग टू बी द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। और जो नहीं है इसके अंदर वो है ऑप्शन बी, इनफॉर्मल सिलेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी यूज्ड अ कैमरा टू लुक एट हाउ बॉडी मोशंस आर यूजिंग while completing a task? Time and motion study, Elton Mayo Hawthorne effect, McGregor's theory X and Y, and contingency theory। McGregor's X and Y theory तो है नहीं, एल्टन मायो हॉथर्न इफेक्ट तो है नहीं, टाइम एंड मोशन स्टडी एंड कंटीजेंसी थ्योरी। हमें पता है कैमरा किस में यूज़ होता है, आंसर इज ऑप्शन ए, टाइम एंड मोशन स्टडी। नाउ व्हाट इज कंटीजेंसी थ्योरी? कंटीजेंसी थ्योरी क्या बोलता है? ठीक है ना, ये थ्योरी के हिसाब से बेसिकली ये बोलता है कि एक मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एक पर्टिकुलर मैनेजरियल एक्शन या ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन नहीं है। कंटीजेंसी थ्योरी ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सिचुएशन है वो बदलता रहता है और उस हिसाब से एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट मॉडल या फिर एक मैनेजमेंट थ्योरी वहाँ पे फिट नहीं बैठता। तो ये बोलता है सिचुएशन के हिसाब से आगे जाके फ्यूचर में अभी क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के अंदर, चेंजेस हो जाएगा। आगे चेंजेस होगा, आज जो थ्योरी या मॉडल काम कर रहा है वो चाहे अभी 1 साल या 2 साल के बाद या कल जाके क्या होगा नहीं पता, और वो मॉडल वहाँ पे फिट नहीं बैठेगा फॉर एग्जांपल। तो वो सिचुएशन के हिसाब से मॉडल चेंज होता रहता है, ठीक है ना। सो कंटीजेंसी थ्योरी ये बोलता है देयर इज नो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर मैनेजरियल एक्शन और ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन that appropriate for all situation, right? एंड ये कंटीजेंसी थ्योरी बोलता है कि कंटीजेंसी थ्योरी ये बोलता है कि जो मैनेजरियल एक्शन है दैट यूज टू चेंज डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर सिचुएशन, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, सिचुएशनल थ्योरी भी बोला जाता है। इसे बोलते हैं सिचुएशनल थ्योरी क्योंकि आगे
ऑर्गेनाइजेशन का सिचुएशन के हिसाब से फिर मैनेजरियल स्किल एक्शन, वो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, वो सारे चेंज होता रहता है. Which of the following focuses on conservation of the human resources in search for the most efficient method of doing a task? Conservation of the human resources in search for the most efficient method of doing a task. The theory X and Y, contingency theory, system theory, time and motion study. Theory X and Y ये तो नहीं बोलता कि सबसे most efficient method, मतलब ये क्या, मोशन, राइट. कोई टास्क को करने के लिए एफिशिएंटली कैसे करेगा, सो एफिशिएंसी के रिगार्डिंग कौन सा वाला स्टडी में बताया गया, मोशन स्टडी में, तो ये वाला तो नहीं है यहाँ पे. नाउ रिगार्डिंग द सिस्टम थ्योरी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि सिस्टम थ्योरी के अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, क्या, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड फीडबैक. और ये सिस्टम थ्योरी हर टाइम इज इन कंटैक्ट विद द एनवायरनमेंट, राइट. इनपुट मतलब क्या, मान के चल रहे हैं कोई हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो इनपुट क्या होगा, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, मनी, ह्यूमन रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन, ये सारे हम लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे. मान के चल रहे हैं साबुन बना रहे हैं, तो साबुन बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, पैसा चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए. दिस आर कॉल्ड इनपुट्स. प्रोसेस में क्या होगा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉ मटेरियल, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, वर्क होगा. आउटपुट क्या होगा, जो गुड्स बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, फाइनेंशियल रिजल्ट, प्रॉफिट लॉस हो सकता है, ह्यूमन रिजल्ट्स, इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ भी हो सकता है. दिस आर गोइंग टू बी योर आउटपुट. अब ये आउटपुट अच्छा बना या खराब बना, सो ये फीडबैक लेने से पता चलेगा. और फीडबैक लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजेस करेंगे इनपुट में. रॉ मटेरियल का चेंजेस हो सकता है, टेक्नोलॉजी, मनी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कुछ भी चेंजेस हो सकता है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड the model of system management or system theory. Which of the following management theory is criticized as it promotes inhuman approaches towards the employees? कौन सा वाला मैनेजमेंट थ्योरी यहाँ पे है जो कि क्रिटिसाइज किया गया है, इनह्यूमन अप्रोचेस टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ को इनह्यूमन अप्रोच मतलब ह्यूमनली उनको बिहेव ना करना. तो कौन सा मैनेजमेंट में ये बताया गया कि ह्यूमन को मशीन के तरह माना जाता है, नॉट एज ह्यूमंस. सो दिस इज द मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, राइट. यहाँ पे ह्यूमन को ह्यूमन के तरह नहीं माना गया करके बोला जाता है कि इनह्यूमन अप्रोच इसीलिए बोला गया यहाँ पे. सो मैक्स वेबर्स थ्योरी ये बोलता है, मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी ये बोलता है कि हमें क्या चाहिए, बस रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना. तो रिजल्ट चाहिए, कैसे भी हो, क्या करो, रिजल्ट मुझे ला के दो टू अकम्प्लिश द गोल. यहाँ पे इन ह्यूमन अप्रोच मतलब इसीलिए बोला गया है कि ह्यूमन का इमोशंस, ह्यूमन को हम बेसिकली ये नहीं मानते कि आज ह्यूमन बीइंग, राइट. सो यहाँ पे ह्यूमन को आज मशीन की तरह मानते हैं और रिजल्ट हमें एनीहाउ चाहिए. जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का ये एक पार्ट है, मैक्स वेबर का थ्योरी, हेनरी फेवल का है, मैक्स वेबर का एंड जेम्स मुनी का. और मैक्स वेबर थ्योरी ये बोलता है. फ्रेडरिक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, एंड मैकग्रेगर्स एक्स एंड वाई थ्योरी है, एंड कंटीजेंसी थ्योरी है. तीनों में से चारों हमने पढ़ लिया. तीनों मतलब चारों में से मैक्स वेबर थ्योरी ब्यूरोक्रेसी का है जो कि इन ह्यूमन अप्रोच लेता है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़. Elton Mayo Hawthorne effect experiment was first conducted at where? Ford Motor Company, Western Electric Company, General Electricals and Thomson Electricals. Answer is already we have discussed, Western Electric Company. Below are the 14 principles of management except, इनमें से कौन सा 14 principle के अंदर नहीं आता है? Authority, discipline, unity of work and unit of direction. Answer is unit of work, right. सो यूनिट ऑफ वर्क ये हेनरी फेवल का जो 14 प्रिंसिपल है वहाँ पे नहीं आता है. क्या क्या यूनिटी के अंदर आता है? यूनिट ऑफ कमांड आता है, यूनिट ऑफ डायरेक्शन आता है, यूनिट ऑफ वर्क नहीं आता. नेक्स्ट आते हैं, हर्ज़बर्ग क्लासिफाइड द नीड्स इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, नेमली हाइजेन फैक्टर एंड इम्प्रूविंग फैक्टर, हाइजेन फैक्टर एंड मोटिवेटिंग फैक्टर, हाइजेन फैक्टर्स एंड सक्सेसफुल फैक्टर्स, हाइजेन फैक्टर एंड लीडरशिप फैक्टर्स. आंसर इज ऑप्शन B, Heisenberg factors and motivating factors. The theory X and theory Y of the management was proposed by Das, Willem Auchi, Douglas McGregor,
मैरी फॉलेट एंड फ्रेडरिक टेलर। डॉगलस मैकग्रेगर ये एक्स वाई के रिगार्डिंग बताए हैं, विलियम माउची जेड थ्योरी बताए हैं, एंड फ्रेडरिक टेलर फॉलेट तो है नहीं, तो एक्स एंड वाई ये दोनों मैकग्रेगर थ्योरी है, डॉगलस मैकग्रेगर। Hawthorne experiment were conducted by Edwards Deming, Elton Mayo, Henry Ford and F.W. Taylor. Answer is Elton Mayo. When managers make decision, they must take into account all aspects of the current situation and act on those aspects that are key to the situation at hand. This is stated by which of the following management theory? सो व्हेन मैनेजर्स टेक अ डिसीजन, जब मैनेजर कोई एक डिसीजन लेता है, दे मस्ट टेक इन टू अकाउंट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द करेंट सिचुएशन एंड एक्ट ऑन दोज एस्पेक्ट्स दैट आर की टू द सिचुएशन एट हैंड। मतलब जो सिचुएशन अभी है, करंट सिचुएशन, उसको मतलब नज़र में रखते हुए वो डिसीजन लेता है। दिस स्टेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट थ्योरी? सो आंसर इज कंटीजेंसी थ्योरी। इसे क्या बोला जाता है? द सिचुएशनल थ्योरी भी इसीलिए बोला जाता है, सिचुएशनल थ्योरी। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्योरी एक्स? हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज विल टेक देयर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू नॉट नीड टू बी फोर्स्ड टू वर्क, एम्प्लॉयज इनहेरेंटली डिसलाइक द वर्क, एम्प्लॉयज विल डू हिज वर्क नो मैटर व्हाट। सो एक्स मतलब है नेगेटिव, मैंने बोला था एक्स मतलब नो या फिर नेगेटिव मान के चलो, जो एम्प्लॉयज़ नेगेटिव, यहाँ पे लीडर मानता है कि ये सारे एम्प्लॉयज़ नेगेटिव हैं। हाईली मोटिवेटेड मतलब ये वाई थ्योरी का है पार्ट, एम्प्लॉयज़ विल टेक द ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी अगेन वाई, एंड एम्प्लॉयज़ विल डू हिज वर्क नो मैटर व्हाट अगेन वाई। तो एक्स का एक ही आ रहा है क्या? एम्प्लॉयज़ विल इनहेरेंटली डिसलाइक द वर्क, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, काम नहीं करते, क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड सुपरविजन चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The theory in which the traditional view of the workforce holds that the workers are inherently lazy, self-centered and lack of ambition or lacking ambition. क्या उस theory X, theory Y, contingency theory? So answer is option B, theory X. Y में सारे positively employees होते हैं. A goal-directed and innate patterns of behavior that are not result of learning or experience is known as what? ए गोल डायरेक्टेड इनेट पैटर्न। इनेट मतलब पहले से जो मतलब है, जीन में है, इनेट पैटर्न ऑफ द बिहेवियर दैट आर नॉट द रिजल्ट ऑफ लर्निंग और एक्सपीरियंस, वो लर्निंग और एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं आया, इनेट है, इनबर्न है। सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? इंस्पिरेशनल थ्योरी, गाइडेड थ्योरी, ड्राइव थ्योरी, इंस्टिंक्ट थ्योरी? द आंसर इज ऑप्शन सी, इंस्टिंक्ट थ्योरी। जो इनेट है, गोल डायरेक्टेड है, जो कभी एक्सपीरियंस के थ्रू पाया नहीं गया। विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट सेड वर्कर्स आर इनहेरेंटली मोटिवेटेड एंड ईगर टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी? एन अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्टाइल इज टू फोकस ऑन क्रिएटिंग द प्रोडक्टिव वर्क environment coupled with the positive reward and the reinforcement. Eager to accept responsibility and inherently motivated. Which theory? ये कौन सा थ्योरिस्ट बोले हैं, कौन थ्योरी थे जो बोले हैं? आंसर इज हर्जबर्ग, हाइजिन एंड हाइजिन फैक्टर, और एक है मोटिवेटिंग फैक्टर। ये वाला तो है नहीं। पाथ गोल थ्योरी बिहेवियर तो है नहीं। मैकग्रेगर का है एक्स एंड वाई थ्योरी। एक्स वाले लोग हैं जो कि खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, मोटिवेटेड नहीं होते हैं। वाई होते हैं जो कि इनहेरेंटली मोटिवेटेड, ईगरली एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वाला मैकग्रेगर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सजेस्ट दैट बिहेवियर इज गाइडेड बाय द बायोलॉजिकल नीड्स एंड लर्नड वेज ऑफ रिड्यूसिंग ड्राइव्स अराइजिंग फ्रॉम दोज नीड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, इनमें से कौन सा थ्योरी है जो कि बायोलॉजिकल नीड से ड्राइव होता है? मतलब बायोलॉजिकल नीड के वजह से वो आगे बढ़ता है। मतलब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सजेस्ट दैट द बिहेवियर इज गाइडेड बाय द बायोलॉजिकल नीड्स? हमारा जो बिहेवियर होता है काम करने का, वो बायोलॉजिकल नीड के थ्रू हम मोटिवेट होते हैं, राइट? एंड लर्न वेज ऑफ रिड्यूसिंग ड्राइव्स अराइजिंग फ्रॉम दोज नीड्स। और ये नीड के वजह से जो हमें ड्राइव क्रिएट होता है हमारा, उसे
मतलब हम फुलफ़िल करना चाहते हैं, वो नीड को फुलफ़िल करना चाहते हैं, ये कौन सा थ्योरी में बताया गया है। इसे बोलते हैं हम लोग इंसेंटिव थ्योरी। एक्स एंड वाई तो है नहीं यहाँ पे, इंसेंटिव थ्योरी तो है नहीं, इसे बोलते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। सो व्हाट इज ड्राइव रिडक्शन थ्योरी? इट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय द क्लार्क हॉल इन 1940। 1940 को क्लार्क हॉल ने ये बताया रिगार्डिंग द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इनका कंसेप्ट ये था कि जो हमारा मान के चलते हैं जो फिजियोलॉजिकल नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड, फॉर एग्जांपल हमें भूख लगता है, या फिर मान के चल रहे हैं हमें थर्स्ट लगता है, थर्स्ट, या फिर मान के चलो हंगर हो गया, या फिर लव एंड अफेक्शन हुआ, ये हमें चाहिए। दिस आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स और इनेट बायोलॉजिकल नीड बोल सकते हैं। अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो हम डिससेटिस्फाइड होंगे। तो ये थर्स्ट, हंगर, लव ये क्रिएट होने से हमारा दिमाग में उसे सेटिस्फाई करने के लिए ड्राइव क्रिएट होता है, एंड दिस ड्राइव्स शुड बी फुलफिल्ड और इट शुड बी सेटिस्फाइड। और ये सेटिस्फाई होने से क्या होगा, हमारा एक होम्योस्टेसिस मेंटेन होके रहेगा, ठीक है ना। तो ये नीड का सेटिस्फेक्शन अगर होता है, अगर नहीं होगा, मान के चल रहे हंगर अगर फुलफिल नहीं होगा, हंगर को हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हमें डिससेटिस्फेक्शन होगा, काम नहीं कर पाएंगे। अगर हंगर को हम सेटिस्फाई कर लेंगे तो हमारा बैलेंस मेंटेन होगा बॉडी में और हम मोटिवेट हो जाएंगे। सो द बायोलॉजिकल नीड विल क्रिएट ए ड्राइव, और ये ड्राइव को हमें सेटिस्फाई करना है, सो दैट विल मेंटेन द होम्योस्टेसिस और बैलेंस, मेंटेन बॉडी के अंदर वो बैलेंस मेंटेन होके रहे। अगर सेटिस्फाई नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा बॉडी का, हम काम नहीं कर पाएंगे। होम्योस्टेसिस, to maintain homeostasis, these biological needs to be satisfied. So this is called drive reduction theory and is given by the Clark Hall in 1940. So this is all about the MCQs that we have discussed today regarding the theories of management. इतना MCQs काफ़ी है, और अगर आपके पास कोई बुक्स है वो भी थ्योरी के रिगार्डिंग, तो आप भी MCQ देख सकते हो. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी. Right? Okay, bye. Take care. Thank you for watching.